कल करवा चौथ है प्यारे साथियों, और करवा चौथ की पूर्व संध्या पर आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सोचा क्यों ना एक लघु कथा आपके नाम कर जाऊं इस पूर्व संध्या को। तो शीर्षक है मेरे चांद तो आप ही हैं। भारतीय घरों में लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम पर अधिक खर्चा होता होगा या टूथपेस्ट, घी और आटे पर? इस विषय को लेकर मेरा चिंतन भारत के बड़े चिंतकों के साथ अभी जुड़ने ही वाला था कि ड्योढ़ी का एक पल्ला थोड़ा सा धकेल कर पड़ोस की एक भाभी जी ने बहुत सरगोशी से लेकिन पूरा जोर लगाकर कहा, दिखा चांद दीदी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, समय बिताने के लिए शीशे के आगे खड़े होकर मुंह घिसती हमारी मैडम जी कूद कर बोल उठी, हैं दिख गया, शुक्र है। फिर मुझे संबोधित करके उतावली से कहने लगी, चलो चलो चलो। इतना कहकर उन्होंने तेजी से पहले से तैयार रखा हुआ कुछ सामान मेरे हाथ पर धरना शुरू कर दिया। पानी से भरा हुआ एक लोटा, छलनी, ज्योत वाली थाली, आधी दर्जन केले, 1 किलो सेब, नंगे नारियल समेत कुछ सूखा मावा और मेरे कुल 2 हाथ। मेरा हाल बिट्टू फौजी की उस स्कूटी जैसा हो चुका था जिस पर हर महीने के पहले रविवार बाजार से लौटते वक्त बिट्टू अपने से 2 गुना आकार की बीवी, 3 बच्चे, अपने पैरों में कुछ राशन से भरी हुई पेटियां, बीवी की गोद में कुछ नई खरीद किए हुए कपड़े, जूतों के बैग, बच्चों के हाथों में एक एक फूला हुआ गुब्बारा और हैंडल के दोनों ओर टंगे सब्जी के लिफाफे लेकर आता था। कुछ पल के लिए मैंने बेजान स्कूटी के दर्द को महसूस कर लिया। उसकी पीड़ा मेरे चेहरे पर फैल गई। क्या रोने वाली शक्ल बना रखी है? त्योहार के दिन तो खुश हो लिया कीजिए। सुबह से आपके लिए भूखी प्यासी हूँ, फिर भी आप खुश नहीं। इससे पहले कि बेगम साहिबा कुछ और कहती, मैंने खिसियानी मुस्कुराहट के साथ उन्हें शांत करने का प्रयास किया और सामान के साथ खिसकता हुआ छत के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इस वर्ष अक्टूबर के पहले ही दिन बेगम साहिबा ने ऐसे लहजे में, जैसा उनका अक्सर नहीं होता, मुझसे बातचीत की शुरुआत की थी। इससे पहले कि मैं हैरान होने की सोचने लगता, वे बोल उठी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। बातचीत की शुरुआत ने ही मेरा हाल उस विद्वान जैसा बना लिया था जो पूरा जीवन सूरज के धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के सिद्धांत के आधार पर खोजें करता रहा हो कि अचानक कोई नया वैज्ञानिक आकर कह दे, सूरज धरती के नहीं, धरती सूरज के चक्कर लगाती है। वे आगे बोलने लगी, इस बार एक वचन लेना है आपसे। वचन दीजिए कि वचन निभाएंगे। हिंदी में तो 2 ही वचन सुने थे, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर मेरी बीबी साहिबा ने एक और वचन, त्रिवचन का आविष्कार करके खुद को व्याकरण और मुझे हैरान कर दिया था। मुझे अनिर्णय की स्थिति में देखकर उनकी आवाज़ में मिठास की मिकदार कम और आवाज़ तीव्र और ऊंची भी होने लगी थी। हमारी हिंदी टीचर की प्रवृत्ति कविता पढ़ाते कुछ अलग और व्याकरण पढ़ाते कुछ अलग हो जाया करती थी। हम हैरान हुआ करते थे कि कैसे वे सप्ताह के 2 दिन रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, जबकि बाकी के दिनों में वे अत्यंत सौम्य रहा करती थीं। पर यहाँ तो और भी कम समय में बदलाव आता दिख रहा था। अरे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ सुनाई भी दे रहा है या मैं यूं ही भौंक रही हूँ? गांधी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, सो हैं, पर ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर बार सत्य ही बोलूँ। अरे नहीं नहीं, भौंकने की बात क्यों करती हो? तुम तो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो। चलो, मैं वचन देता हूँ कि वचन दूंगा भी और वचन देकर पूरा भी करूँगा। कई साल तक रामलीला में भिन्न भिन्न कई भूमिकाएं निभाईं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दशरथ की भूमिका निभाने का साहस नहीं हो पाया। आंखें बंद करके वचन दे देना और जब निभाने की बारी आए तो हाय हाय करके चिल्लाते हुए प्राण त्याग देना मुझे बहुत भयावह लगता था। दशरथ पर दया के साथ साथ क्रोध भी आता था कि भला चंगा समझदार राजा इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा। वचन का वचन सुनते ही पत्नी जी के चेहरे पर चमक आ गई और वे बिना समय गंवाए बोल उठी, आप इस बार मुझे भी दूसरी औरतों की तरह करवा चौथ का व्रत रखने देंगे? मैंने चैन की सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने तो डरा ही दिया था। मैंने सोचा कोई बनवास वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी। व्रत तुम्हें रखना है तो मुझे क्या ऐतराज़, निकाल लेना एक दिन भूखे प्यासे। हाँ, लेकिन वचन दीजिए कि आप भी मेरे साथ उठकर सरगी खाएंगे
और फिर शाम को चांद की पूजा करते हुए फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, मैंने फेसबुक पर चढ़ाने हैं। यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। फ़ोटो खिंचवाने के लिए इतनी ड्रामेबाजी की क्या ज़रूरत? वैसे ही छत पर जाकर खिंचवा लेंगे। लेकिन मुझे व्रत भी रखना है। खैर, बहुत सारी बहस के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हुआ और उसी का एक हिस्सा था मेरा बिट्टू फौजी की स्कूटी का रूप धारण करके हंसते मुस्कुराते हुए छत की सीढ़ियां चढ़ते जाना। करवा चौथ की पिछली रात अभी मुश्किल से सो ही पाया था कि जगा दिया गया। सुबह के 3 बजे अपने साथ बिठाकर बहुत सारा भोजन कराया गया। मोहल्ले की सभी महिलाओं की तरह ही हमारी मैडम का पूरा दिन भी मोहल्ले में पाउडर, क्रीमें, चूड़ियाँ, बिंदियाँ आदि बांटने में कट गया। पर अभी मुश्किल से धूप दूर पहाड़ों की चोटियों को नरम चुंबन करके अलविदा कहने ही वाली थी कि आसमान पर चांद की तलाश शुरू हो गई। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मोहल्ले के हर छत से जिज्ञासा से भरी हुई आवाज़ें आनी शुरू हो गई। दिखा, नहीं दिखा, टीवी भी देखते रहना, खबरों में बताएंगे, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे यही आवाज़ें थके हारे जिज्ञासु के जैसी होती गईं, क्षीण और क्षीण और क्षीण। मायूसी को मुट्ठी में बंद कर के हमारी ही तरह और भी जोड़े घर के भीतर लौट चुके थे। आवाज़ें आनी बंद हुए 15-20 मिनट हो चुके थे। मैं टीवी पर खबरें देख रहा था। हालांकि आज खबरें कम और करवा चौथ अधिक थी, पर फिर भी कहीं से राजनीतिक खबर हाथ चढ़ गई सो देखने लगा। एंकर बेहद आवेश में बोल रही थी। कुल मिलाकर मूर्ख तो जनता ही हुई ना। इलेक्शन के लिए अपने अपने पसंदीदा नेता के लिए खुशी से दौड़ धूप करती है। जब अपनी पसंद की सरकार बन जाती है तो बहुत सारा समय इसी खुशी में नाचते गाते गंवा देती है। लेकिन नई सरकार भी पहले जैसी ही निकलती है और फिर धीरे धीरे थकी हारी जनता मोह भंग के दरवाजे पर खड़ी। तभी अचानक एक शोर ने सारे मोहल्ले में फिर से रौनक का वातावरण पैदा कर दिया। दिख गया, चांद दिख गया, दिख गया। हम भी दौड़ते हुए छत पर जा पहुँचे। आसपास के घरों की छतों पर थालियों में ज्योत जलाए नवविवाहितों की तरह सजे संवरे कई जोड़े आ पहुँचे थे। वृद्धाएं भी बालाएं लग रही थीं। हर घर के छत पर मानो चांद ही चांद उतराए हों। और मैं आसमान पर चांद को ढूंढने लगा। कहीं पर चांद नहीं था। मेरी ही तरह बाकी के लोग भी हाथों में सामग्री लिए चांद को ढूंढ रहे थे। मेरी नज़र दूर लद्दाख की पहाड़ियों की नत्था टाप नाम की चोटी पर पड़ी। वहाँ पर बरसों से फौजी कैंप में रात होने पर जल जाती हुई रोशनियाँ देखते आए हैं। इस बार भी शायद उन्हीं के भ्रम में किसी ने चांद के नज़र आने की सूचना दे दी थी। वैसे भी भूखे को 2 और 2 का मतलब 4 रोटियां ही होता है। पर पहलो पहल यह खबर देने वाला अंडरग्राउंड हो चुका था। सब बेहद मायूस होकर वापस अपने अपने घरों के अंदर लौट गए। उसी चैनल पर जनता का एक प्रतिनिधि बोल रहा था, देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। जो भी सरकार में आता है अफवाहों के दम पर आता है और अफवाहें ही फैलाकर जनता को मूर्ख बनाता रहता है। लेकिन अब जनता समझने लगी है। मैं कहता हूं कि जनता समझ के भी क्या कर लेगी। 2 चक्कियों के भीतर ही तो पिसना है। इसीलिए मैं तीसरे मोर्चे का समर्थक हूं। एक विकल्प तो और भी होना चाहिए। एंकर उस प्रतिनिधि की बातें सुनते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से गर्दन हिला रही थी और उसके समाप्त करते ही बिना पल गंवाए बोल पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी चक्की भी होनी ही चाहिए ताकि 2 चक्कियों से जो दाना बच निकले उसे भी पीसा जा सके। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। बहुत देर से अपनी एक अंगुली खड़ी किए हुए एक वामपंथी नेता को एंकर ने अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया तो उनके भीतर से कार्ल मार्क्स की रूह बोलने लगी। लेकिन आप एक और चक्की का जिक्र करना भूल रहे हैं। वो चक्की ही नहीं बल्कि पणचक्र है जो सारी चक्कियों को चला रहा है, और वो है पूंजीवादी पणचक्र। उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ बहुत सारे मीडिया वाले भी शामिल हैं। आज यहाँ हम देश की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर कितने ही चैनल्स पर आज सुर्खी, लिपस्टिक, पाउडर के चर्चे गर्म हैं। आधी दुनिया भूखी मर रही है, लेकिन पूंजीवादी अपनी चीज़ें बेचने के लिए भावनाओं का खेल खेल रहे हैं। मुद्दा रोचक था, पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने पर मैंने म्यूट बटन दबाया तो पड़ोस की एक भाभी जी ने चांद निकलने की पक्की खबर सरगोशी से अंदर धकेल कर मेरा टीवी छुड़ा दिया। ध्यान से गिरा न देना, कुछ अपशकुन होता है, धर्मपत्नी जी ने अपना लहंगा संभालते हुए कहा। मैं छत की सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई यात्री
माता वैष्णो के दर्शनों के लिए आखिरी 100 सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। आखिरकार छत भी आ ही गया। मैं तवाज़ुन बनाता हुआ ज़रा संभला। सामने से चाँद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे व्यंग्य करता हुआ पूछ रहा हो, पतिदेव अच्छा या चंद्रदेव अच्छा। बीवी साहिबा ने मुझे चाँद की लाइन में खड़ा कर दिया और अपने कानों में एयरफोन लगाकर एक कॉल की। हाँ बुआ, बताते रहना। जी जी जी, चाँद तो दिख रहा है। हाँ जी, ओके। मेरे हाथ की थाली में से कुछ फूल की पंखुड़ियाँ और चावल के दाने उठाकर मेरे ऊपर बिखेरे। ऐसा 3 बार करके फिर से फ़ोन पर बात शुरू की। अब क्या करूं बुआ जी? ओके ओके। मेरे हाथ में पानी का जो लोटा थमाया गया था उसमें से कुछ पानी अपनी अंजुली में मांगा और मेरे ऊपर छिड़क दिया। कितनी बार बुआ जी? 7 बार कर दूं? ओके ओके। हमारा कस्बा ज़रा सर्द है। यहाँ नवंबर की सर्दी में रात को अपने ऊपर पानी का छिड़काव चुपचाप सहन करना किसी कड़ी परीक्षा को पार करने जैसा था। एक बार में मेरा सारा मुंह भीग गया। दूसरी बार में मुंह से बहता हुआ पानी गले और गर्दन के रास्ते बहने लगा। मैंने डरते डरते विनती की, पानी की मात्रा थोड़ी कम भी रख सकती हो। आप चुप ही रहिए। जो अनुष्ठान कंजूसी से किया जाए उसका फल भी वैसा ही मिलता है। तीसरा छींटा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां छींटा मेरे लिए 7 परीक्षाओं जैसा था। अब नमी मेरी कमीज से होती हुई मेरी स्वेटर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पूजा अभी भी बाकी थी। बुआ के निर्देशानुसार मेरी कंपकपी को नज़रअंदाज करते हुए विधिपूर्वक पूरी पूजा की गई। मैं लगभग सुन्न हो चुका था। वचन के रास्ते में बंधा मेरा क्रोध और ऐसे अनुष्ठानों को लेकर चिड़चिड़ा विरोध मेरी पूरी तरह हड़बड़ा कर खुल जाने के प्रयत्न कर रहा था। परंतु राजा दशरथ की वचनबद्धता, भीष्म पितामह की वचनबद्धता और ऐसे ही अन्य प्रसंग जो घटित हुए भी हैं या नहीं, मुझे वचन पर कसकर पकड़े हुए थे। गांव में एक कुत्ता हमेशा पाला रहता था। बांधे हुए कुत्ते का क्रोध और भी अधिक होता है। उसका सारा चिड़चिड़ापन अंदर ही अंदर मजबूत हो जाता है और किसी भी अजनबी को पाकर भौंक के रूप में बाहर निकलता है। मेरी सारी कंपकपी से भरा हुआ क्रोध अगली सुबह बुखार और भयावह खांसी बनकर बाहर निकल आया था। घर में बरसों से पड़े हुए दवाइयों के वे सब पत्ते जिन पर लिखा हुआ हर अक्षर मिट चुका था, मुझ पर आजमाए जा चुके थे। बीबी जी ने जब से होश संभाला था तब से उनके मायके में जितने लोगों को जो जो मर्ज लगा और शादी के बाद इस घर में जो भी बीमार हुआ, उन सभी को डॉक्टर ने जो जो परहेज़ बताए वे सारे के सारे अकेले मुझ पर आयत हो चुके थे। हितैषी लोगों के फ़ोन भी आते और कुछ देखने भी आते। हर हितैषी कुछ न कुछ नुस्खा बता दिया करता और हमारी मैडम जी हर नुस्खा हम पर आजमाती भी। सफ़ेदा के पत्तों की भाप, अध जला अदरक, देसी चाय का काली मिर्च वाला कहवा, अध भुनी किशमिश, कच्ची भुनी अजवाइन, तुलसी सौंफ का अर्क मेरी हैसियत प्रयोगशाला में पड़े हुए किसी जीव के जैसी थी। लेकिन बुखार और खांसी अपनी जगह अडिग थे और मैं भी अडिग था कि अपने पड़ोसी डॉक्टर आलोक से ही चेकअप करवाऊंगा। वे मेरे छोटे भाई जैसे भी हैं और अपनी उपचार प्रक्रिया पर मेरा विश्वास भी है, और उनकी उपचार प्रक्रिया पर मेरा विश्वास भी है, किंतु वे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर थे। मैडम जी ने जिस निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखा था उससे कहीं अधिक निष्ठा से मेरी सेवा भी की। लोगों के बताए हुए हर नुस्खे को मेरे ऊपर आजमाने के साथ साथ हर 1 घंटे में मेरे थूकने के लिए रखे गए डस्टबिन की अखबार भी बदलना नहीं भूलती। हमारे मोहल्ले में अखबार वितरित करने वाले मेरे मित्र ही हैं। बहुत भले आदमी हैं, बेहद मिलनसार। खबरें बांटते हुए खबरें एकत्रित भी करते चलते हैं। जिसे अखबार थमाते हैं उसके घर और रिश्तेदारों का हालचाल पूछना नहीं भूलते। इसलिए एक दिन में 10 से अधिक अखबारें बांट पाना मुश्किल रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी ग्राहक को किसी दिन की अखबार ना मिले। चाहे हफ्ते भर की 7 अखबारें एक साथ ही क्यों ना देनी पड़ जाएं, देंगे ज़रूर और सबका हालचाल भी इत्मीनान से पूछ कर जाएंगे। मैं कितनी ही बार अखबार बंद करवाने की सोचता रहा पर करवा नहीं पाया। अखबार की सच्ची अहमियत तो मुझे आज समझ में आई थी। इन चंद दिनों में मैंने अखबार के और भी कई फ़ायदे समझे। मैंने अपने मन की सारी कुंठाएं, सारे क्रोध खूब निकाले। अर्धनग्न अभिनेत्रियों पर थूका, झूठे नेताओं पर थूका, शोषण के शक्तिपुंज बड़े उद्योगपतियों पर थूका ही नहीं, खूब थूका।
एक दिन किसी ने घर से कुछ दूर सड़क से निकलती गली में घर पर ही डॉक्टरी करने वाले एक डॉक्टर अकालनाथ जी का पता बताया। पत्नी जी के बार बार अनुग्रह पर मैं इस लंबे सफ़र के लिए मान गया। एक ऑटो किया गया और पता पूछते पूछते जैसे तैसे हम एक घर के पास पहुँचे जिस पर बड़ा बड़ा डॉक्टर अकालनाथ लिखा हुआ था। कहीं कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल सूनापन। यहाँ देखकर लगता था कि लोगों ने बीमार पड़ना ही बंद कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान की शक्ल के कमरे में जैसे ही हम घुसे, पहले दरवाजे को पार करने पर शीशे के बने दूसरे दरवाजे पर नज़र पड़ी। अंदर कोई बातें कर रहा था। दरवाजे पर लिखा था, डॉक्टर मैं नहीं, ऊपर वाला है। हम तुरंत बाहर निकले और बाहर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मकान में चले गए। ज़ोर ज़ोर से टीवी लगा हुआ था और सोफे पर बैठा हुआ एक बहुत मोटा आदमी चूहाकार के बर्फ़ जैसे सफ़ेद कुत्ते के मुंह में टार्च लगाकर ध्यान से देख रहा था। यहाँ तो जानवरों का इलाज होता है। हमारी मैडम जी का यह वाक्य उस सफ़ेद चूहाकार कुत्ते के कान में पड़ गया। वो बेहद बुरा मानता हुआ कपड़े सिलने वाली चलती हुई मशीन की तेज़ और बारीक आवाज़ में भौंकता हुआ जाली वाले दरवाजे तक आ पहुँचा, मानो कह रहा हो, मुझे जानवर कहने वाली, तूने क्या सोचा था? टीवी की आवाज़ में मुझे तेरे कड़वे वचन सुनाई नहीं देंगे? बीच में यह जाली नहीं होती तो अब तक तुझे अपनी बारीक दांतों से जालीदार बना चुका होता। कुत्ते के साथ साथ वो मोटा सा आदमी भी आ पहुंचा था। डॉक्टर अकालनाथ, मैंने सवालिया अंदाज में कहा। ओह, पापा नीचे बैठते हैं। इतना कहकर उसने अपना चूहे के आकार का सफ़ेद कुत्ता, या यूं कहें कि कुत्ते की शक्ल का सफ़ेद चूहा उठाया और वापस चला गया। हमारे लौटकर नीचे आते तक वहाँ एक और मरीज़ आ पहुँचा था। पत्नी जी ने दरवाजे पर खड़े होकर सांकेतिक रूप में अपना पहला हक जमाया, लेकिन वो मरीज़ विरोध पर उतर आया। उसके हिसाब से अगर हम आकर ऊपर चले गए तो हमारी इस गलती का भुगतान भी हमें ही करना होगा। मैंने बीच बचाव करके मामला रफा दफा किया। अपनी बारी पर जैसे ही हम अंदर पहुँचे, मुझे समझ आ गया कि वो मरीज़ इतनी सी बात को भी इतना ज़ोर लगाकर जीतना क्यों चाहता था। डॉक्टर साहिब को देखकर लगता था कि अब हैं तो दूसरे पल नहीं। वो बेचारा सोच रहा होगा कि कहीं पहले हम चले गए तो उसका नंबर आने तक डॉक्टर साहिब चल ही ना बसें। डॉक्टर साहिब ने बहुत परिश्रम करके एक स्माइल पास की और बैठने का संकेत किया। अच्छे डॉक्टर पहले मरीज़ के साथ संबंध स्थापित करते हैं, फिर उपचार शुरू करते हैं। इन्होंने भी मेरे नाम से लेकर मेरे काम का, जन्म स्थान, रिश्तेदारों की जानकारी एकत्रित की, फिर अपने बारे में बताने लगे। मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी कही हर बात समझ नहीं पा रहा था और वे बोल भी बड़ी मुश्किल से रहे थे, बहुत ही मध्यम। पैसे नहीं कमाए कभी, इंसान कमाए। डॉक्टर तो ऊपर वाला है, मैं कौन हूँ? मुझे डॉक्टर होने का कोई अभिमान नहीं। खुद अपने सारे काम करता हूँ, अचार भी बनाता हूँ। उन्होंने उंगली का इशारा किया। मैंने देखा एक ढुलमुल सी पुरानी खुली शेल्फों वाली अलमारी में अचार के छोटे बड़े डिब्बे पड़े हुए हैं। बहुत देर तक पड़े हुए लग रहे थे। सब पर कालिख जम गई थी। कहीं कहीं ब्रांड का नाम नज़र आ रहा था, डॉक्टर अचार। वे बोले जा रहे थे, यह अचार नहीं, दवाई है, दवाई। इस अचार को रोगी भी खा ले तो तुरंत ठीक हो जाए। लोग तेल डाल डाल कर अचार के गुण ही मार डालते हैं। मैंने इसे बहुत ही सोच समझकर अपनी तरह के फार्मूले से बनाया है। आप चाहें तो ले भी जाना एक आध वैरायटी, डिस्काउंट भी दूंगा। मेरी मैडम साहिबा अब तक पक चुकी थी, बोली, डॉक्टर साहिब हम थोड़ा जल्दी में हैं। डॉक्टर साहिब ने एकदम भाव भंगिमाएँ बदल कर मेरी नब्ज़ देखी, माथा छुआ, आंखें देखी। उनके टेबल पर भी ठीक वैसी ही टार्च पड़ी हुई थी जैसी ऊपर मोटे के हाथ में थी। मैं अभी टार्च को देख ही रहा था कि उन्होंने मुझे मुंह खोलने को कह दिया। मेरे मुंह के भीतर टार्च से देखना शुरू कर दिया। मोटे की जगह वे थे और सफ़ेद कुत्ते की जगह मैं। डॉक्टर अकालनाथ जी ने टार्च नीचे रखी, पर्ची ली और उस पर लिखा, और उस पर बाईं ओर के हाशिए में रोमन अक्षरों में आरती लिखा। बीवी साहिबा हैरान होकर कभी मेरी और कभी डॉक्टर साहिब की ओर देखने लगी। वे हैरान थी कि डॉक्टर साहिब को कैसे पता चला कि ये सारा हाल करवा चौथ की आरती के चक्कर में हुआ है। डॉक्टर अकालनाथ जी ने एक बड़ा सा इंजेक्शन भरकर खुद ही मुझे लगा भी दिया और कुछ दवाई भी लिख दी। जिस वक्त वे इंजेक्शन भर रहे थे
कुछ बुखार उन्हीं नाजुक पलों में उतर गया था और कुछ की जगह इंजेक्शन लगने से उठे दर्द ने ले ली थी। बच्चे खुचे को देखने मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी आने लगे। अकालनाथ जी की आरती वाली बात को लेकर चर्चों का दौर गर्म हो गया। सब हैरान थे कि हमारे छोटे से कस्बे में इतना ज़हीन डॉक्टर भी कोई है जो नब्ज़ से ही रोग के कारण तक पहुंच जाता है। सब अपने सगे संबंधियों को कॉल कर करके बताते, वो अपनी छोटी को दौरे पड़ते हैं ना, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही सियाने डॉक्टर साहिब हैं, उन्हें ज़रूर दिखाना। आप कह रहे थे ना कि बेटा बात नहीं मानता, डॉक्टर अकालनाथ। माताजी और भाभी जी का झगड़ा रहता है ना, डॉक्टर अकालनाथ। भाई साहब शराब पीते हैं ना, डॉक्टर अकालनाथ। हर कोई मेरी पर्ची का उदाहरण भी देता, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि मुझे आराम भी हुआ या नहीं। आज दोपहर डॉक्टर आलोक लौट आए थे। मेरी बीमारी की खबर सुनकर देखने चले आए। पर्ची देखी, पर्ची के बाईं ओर हाशिए में लिखा आरती देखकर बोले, अक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई, पर बाकी लोगों को अभी भी ना बताने का निर्णय किया। बीवी साहिबा डॉक्टर आलोक जी के लिए चाय ले आई थी। चिंतित अवस्था में बोली, देखिए ना भैया जी, बुखार तो उतर ही गया है, पर खांसी ठीक नहीं हो रही और इंजेक्शन का दर्द भी ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर आलोक जी ने आश्वासन दिया और शाम की प्रैक्टिस से घर लौटते वक्त बदल कर दवाई भी दे गए। दूसरे ही दिन मैं सेहत में बहुत सुधार महसूस कर रहा था कि बीवी जी की वही बुआ हाल पूछने चली आई जिनसे पूछकर उन्होंने मेरी आरती उतारी थी। करवा चौथ के दूसरे दिन से ही बीमार पड़ गए थे बुआ जी। बीवी साहिबा ने बुआ जी को इस अंदाज में कहा मानो उलाहना दे रही हूँ, मानो कह रही हूँ कि करवा चौथ की विधि नहीं आती थी तो गाइड करने की क्या ज़रूरत थी। मानो कह रही हूँ कि भाड़ में जाए तुम्हारा मार्गदर्शन, मैं तो आगे से अपने पति की ही मानूंगी और यह व्रत नहीं रखूंगी। अब तो डॉक्टर ने भी साफ तौर पर बता दिया है कि यह सब आरती करने की वजह से ही हुआ है, वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। वैसे करवा चौथ विधि पूर्वक ही रखी थी ना, और वो चांद की पूजा जैसे मैंने कहा था वैसे ही की थी ना। बुआ जी, पूजा तो मेरी की थी, चांद को साक्षी रखा था बस। मैंने माहौल को थोड़ा लाइट बनाने के लिए मुस्कुराकर कहा, बेटा बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं, हमें निभाते रहना चाहिए। रानी बता रही थी आप नहीं रखने देते। अब रख लेने दूंगा बुआ जी, पर एक बात बताइए, पानी छिड़कना ज़रूरी होता है क्या, और वो भी नवंबर की रात में? आप फिर मजाक कर रहे हैं। पानी चंद्रदेव तक पहुंचता कहाँ है, और इतने बड़े देवता को हमारे पानी की ज़रूरत भी क्या? यह तो बस अपनी भावना की बात है। बुआ जी की इस बात पर बीवी साहिबा का रंग उड़ने लगा। मैंने उनकी तरफ देखकर बुआ जी से एक और सवाल पूछ लिया, पानी चांद पर छिड़कना होता है या पति पर? बेटा आप बहुत मजाक करते हैं, पानी तो चंद्रदेव पर ही छिड़कना होता है। उनसे पति की लंबी उम्र और 7 जन्म तक साथ का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। बुआ जी को बाहर तक छोड़कर बीवी साहिबा लौट आई थी, पर मेरे कमरे की ओर नहीं आ रही थी। मैंने मुश्किल से आवाज़ लगाकर बुलाया तो किसी मुजरिम का सा चेहरा बनाकर नज़रें चुराती हुई अंदर आई। करवा चौथ व्रत का बरसों से चल रहा मेरा विरोध जैसे जीत चुका हो और उसने पराजय स्वीकार कर ली हो। मैं भी ऐसा सुंदर मौका हाथ से कहाँ जाने देने वाला था। व्यंग्य करते हुए बोला, बुआ जी ने क्या कहा और आपने क्या सुना? नीम हकीम खतराए जान, चांद पर पानी छिड़कने की जगह आपने मुझे ही नहलवा दिया। स्वयं को मेरी दोषी मानकर गलानी से भर चुकी बीवी जैसे पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। आंखों में हल्की आंसुओं की लकीर सी उभर आई और कांपते होंठों से बोली, बुआ ने चांद कहा था और मेरे चांद तो आप ही हैं। उसके 2 आंसू दोनों पलकों से ढलक रहे थे और 2 ढलने के इंतज़ार में थे, और मैं हज़ारों तर्कों से सुसज्जित निर्जीव जीत का बोझ पलकों पर उठाए हुए अवाक सा उसके आंसुओं में बहते हुए सजीव हार के सुंदर मोतियों को देख रहा था। एक अतिरिक्त जानकारी, डॉक्टर अकालनाथ खुद नहीं जानते कि उनका काम अचानक कई गुना कैसे बढ़ गया। अब उन्होंने एक नंबर लगाने वाला लड़का और 2 नर्सें भी रख ली हैं। अचार बनाने का काम अब उनका मोटा बेटा करता है। उनके साथ वाले दुकानदार ने
गुड़ तंबाकू का काम छोड़कर दवाइयों की दुकान और एक छोटी लेबॉरेटरी भी खोल ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।